जय हिंद बच्चों। मैं धीरज सर और आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोगों ने एक चैप्टर को बीच से छोड़ा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बिहार बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और अक्सर एग्जामिनेशन में समरी पूछा जाता है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पिछले वीडियो को यदि आपने देखा होगा पार्ट 1 को, तो आप समझ गए होंगे कि यह कितना आपके लिए हेल्पफुल है। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग आज एक और नया वीडियो लाने वाले हैं जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। तो कृपया करके इस वीडियो के बाद ध्यान रखिएगा कि आप अगला वीडियो मिस ना करें, क्योंकि वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ 6 तक पढ़ लिया था और अब हमारी बारी 7 से है और ऐसा आशा करते हैं कि आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दे फर्दर रीजन्ड, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के मुकाबले कुछ नहीं है। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में लोगों के अंतर आत्मा को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में वस्तुओं से प्यार को दर्शाया गया है। और यही कारण है कि बहुत सारे बढ़िया और अच्छे सभ्यता भी आज विलीन हो गए हैं। जापान की सभ्यता भी ख़त्म हो गई है, चीन की सभ्यता भी ख़त्म हो गई है। आज यूरोपियंस ग्रीस और रोम के भाषा को लेकर के, रोम के सभ्यता को लेकर के जी रहे हैं। तो वहीं पर इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है, वह अपनी खूबसूरती को बनाए हुए है। बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों ने कहा है कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे किसी और सभ्यता से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे पैराग्राफ 7 से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दे फर्दर रीजन that large cities were a snare and useless encumbrance and the people would not be happy in them. हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं वह एक जाल की तरह हैं, बिना मतलब के बोझ की तरह हैं। यहाँ पर लोग ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हो पाएंगे। यहाँ पर चोरों का संगठन रहता है, डकैतों का संगठन रहता है, robbers, prostitutions and vice flourishing in them, and the poor men would be robbed by rich men. यहाँ पर वेश्यावृत्ति ज़्यादा मात्रा में रहती है। यहाँ पर गलत तरीके से लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर गरीब लोगों को अमीरों के द्वारा लूटा जाता है। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वह अपने गाँवों में रहना ही पसंद करते थे और वह अपने गाँवों में ही संतुष्ट थे। दे सॉ दैट द किंग एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक, उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं के तलवार जो थे वह नीति शास्त्र के तलवार के सामने तुच्छ थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिंग of the earth to be inferior to the ऋषिज एंड द फकीर, उन लोगों ने यह भी देखा
कि बड़े बड़े मुनि ऋषि फकीर के सामने इस धरती की सबसे बड़ी सुंदरता, शासन, ये सब उन फकीर लोगों के लिए, उन ऋषि लोगों के लिए एक प्रकार से तुच्छ है। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, लोग एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, वह नेशन, वह राष्ट्र एक प्रकार से फिट है, सही है। दिस नेशन हेड कोर्ट, हमारे भारत, हमारे इंडिया में एक प्रकार का कोर्ट था। लॉयर्स थे, लॉयर्स वकील थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विथ बाउंड्स। लेकिन जितने भी ये लोग थे इस सभ्यता में, सभी के सभी लोग एक बंधन में बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू दैट दिज प्रोफेशंस वर नॉट अ पर्टिकुलरली सुपीरियर। हर एक लोग जानते थे कि उनका प्रोफेशन जरूरी नहीं है कि वो सबसे सुपीरियर है, यानी कि सबसे अच्छा है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट ड्रॉ पीपल। उस समय के जो वकील्स होते थे, उस समय के जो वैद्य डॉक्टर होते थे, वह लोगों को चोरी नहीं करते थे, लोगों को डकैती नहीं करते थे। देवर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट। उन लोगों को लोगों का एक प्रकार से एक हेल्पफुल व्यक्ति के रूप में माना जाता था। नॉट देयर मास्टर्स। उन लोग अपने आप को मास्टर्स नहीं मानते थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर। जस्टिस जो था, न्याय जो था, वह पूरी तरीक़ा से साफ था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट। जो ऑर्डिनरी रूल था वो कोर्ट से बाहर भी उसका फैसला हो जाता था। देयर वर नो थॉट्स टू ल्योर टू पीपल इनटू देम। वहाँ पर किसी को भेद बताना, किसी को लालच देकर के किसी को फंसाना, इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते थे। दिस एविल टू वाज नोटिसिएबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। गलत बातें, गलत चीज़ें केवल और केवल राजधानी और राजधानी के अगल बगल वाले जगह पर ही देखे जा सकते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो सामान्य लोग थे वह पूरी तरीक़ा से स्वतंत्र थे और वह अपने कृषि वाले पेशा पर काम करते थे। दे इंजॉयड देयर ट्रू होम रूल। और वे अपने गांव, अपने घर के नियमों के अनुसार चलते थे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको ये नेक्स्ट वीडियो में BACB बिहार बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा वादा रहा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटेरिज। इंडियन सिविलाइजेशन जिसको कि मैंने डिस्क्राइब किया, इस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े भक्तों के द्वारा, बहुत सारे डिवोटीज के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो पूरी तरीक़ा से परफेक्शन को पाया गया हो। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता है वह हमेशा हमारे अंदर के नैतिकता को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। तो वहीं दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वहीं पर जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यूरोपीय सभ्यता की बात करते हैं, इज़ टू प्रोपगेट इमोर्टालिटी, तो यह अनैतिकता के बारे में बताता है, यह वस्तुओं के बारे में बताता है, इसका मानवता से कोई लेन देन नहीं है। द लेटर इज गॉडलेस। लेटर यहाँ पर बाबू बच्चों वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए यूज किया गया है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह गॉडलेस है, उसमें भगवान का वास नहीं है। द फॉर्मर और फॉर्मर इंडियन सिविलाइजेशन के लिए किया गया है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन गॉड, और जो हमारा भारतीय सभ्यता है पूरी तरीक़ा से भगवान और भगवान के विश्वास पर स्थित है।
सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जो हम समझते हैं उस पर विश्वास करते हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट। हे मेरे देशवासियों, जो इस देश से प्यार करता है, जो इस सभ्यता से प्यार करता है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह अपने इंडियन सिविलाइजेशन से उस प्रकार जुड़े जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के छाती में जिस तरह से चिपका रहता है, उसी तरीक़ा से हम लोगों को अपने सभ्यता में चिपके रहना चाहिए। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ। I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. मैं वेस्टर्न लिटरेचर का भी काफ़ी आभारी रहा हूँ। मैं वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा हूँ। But I am thankful to modern civilization for teaching me. और मैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का मैं काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ me that if I want India to rise its fullest height, यदि मैं अपने भारत को इस दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पर पहुंचाना चाहता हूं, I must tell my countrymen, तो मुझे अपने लोगों से ज़रूर बताना चाहिए frankly that after years and years of experience of modern civilization, जो मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से साल दर साल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, I have learned one lesson from it, that is that we must shun it all of cost. तो मैं यह पूरी तरीक़ा से होशावास में कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर होना चाहिए और हमें अपने इंडियन सिविलाइजेशन की सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहिए। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merit of two civilizations. शायद यह अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो सिविलाइजेशन का किसी प्रकार से कंपेयर किया जाए, उसको मापा जाए। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding. हो सकता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के क्लाइमेट के लिए, वहाँ के जलवायु के लिए, वहाँ के सराउंडिंग्स के लिए ज़रूरी हो, सही हो, अच्छा हो। सिमिलरली, ठीक उसी तरह वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, उसी तरह हमारी सभ्यता हमारे कंडीशन के अनुसार सूट करती है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर, और हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों सभ्यता अपने अपने स्तर पर अच्छी हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन indefinite multiplicity of human wants. अब बताने की ज़रूरत है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसमें यह बताया गया है कि उसमें इंसान के चाहतों को दिखाया गया है। इंसान जितना अंदर की अपनी चाहत होता है उस चाहत को इसके सामने प्रदर्शित करता है और उसे पूरा करने का प्रयास करता है। ये एक प्रकार का मॉडर्न सिविलाइजेशन का उदाहरण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, लेकिन हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यता है, वह हमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर रोकने के लिए कहता है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, वह हमारे चाहतों को स्ट्रिक्ट तरीके से रोकने के लिए प्रयास करता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस, लेकिन वहीं जो मॉडर्न सभ्यता है, जो यूरोपीय सभ्यता है, जो वेस्टर्न सभ्यता है, वह असंतुष्टि को बढ़ाता है। इनसैटिएबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इंडिफिनिटी। यह केवल और केवल हमारे फ्यूचर में अपने चाहतों के लिए हमेशा बढ़ाते रहता है। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, तो वहीं पर हमारी जो सभ्यता है, इंडियन सभ्यता है, ईस्टर्न सभ्यता है, वह एक विश्वास पर कायम है
often in spite of ourselves in future state and the existence of divine power। यह पूरी तरीक़ा से दैवीय शक्तियों पर निर्भर है। Some of the immediate and brilliant results of the modern invention are too maddening to resist। कुछ ऐसे आजकल की सभ्यता ने कुछ ऐसा जरूर इन्वेंशन किया है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पागल कर देगी। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे एंड परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। लेकिन मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इंसान आज अब चीज़ों को पा कर के नहीं जीत सकता है। आज हम लोग थोड़े से खुशियों के लिए, क्षणिक खुशियों के लिए हम अनगिनत सालों, अनगिनत समय का जो सही इतिहास है, अच्छाई है, उसको आज हम लोग खो रहे हैं। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको खो करके हम लोग छोटे से खुशियों के लिए अपने आप को दांव पर लगा रहे हैं। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul। जिस प्रकार से वेस्टर्न लोगों ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अनेकों प्रकार की अच्छे अच्छे मटेरियल वस्तुओं वाली चीज़ों का आविष्कार किया है, ठीक उस प्रकार से हिंदुत्व भी, हिंदुज़्म ने भी बहुत सारे खूबसूरत चीज़ों का आविष्कार किया है। उसने रिलीजन का आविष्कार किया है, एक ऐसा धर्म ऑफ द स्पिरिट, आत्मा से जुड़ने का, लोगों से प्यार करने का, लोगों के अंतर आत्मा के बात को जानने का, मेंटल हैप्पीनेस का, इस प्रकार से अनेकों चीज़ों का डिस्कवरी हिंदुज़्म ने किया है। लेकिन हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं और हम लोगों के आँखों के सामने जो दिखती है उसी पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे हमें बाइक, मोटर बाइक, एरोप्लेन ये सब दिख सकती हैं और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक पार्ट है। लेकिन हमारे मन के अंतः मन में जो अंदर में जो खुशी हम पाते हैं, अपने सभ्यता को पालन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये सब हमारी सभ्यता बताती है। ये सब हमें इंडियन सिविलाइजेशन से सीखने को मिलता है जो कहीं दूसरे और सिविलाइजेशन में हमें कभी नहीं मिल सकता है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हम लोगों के पास वो आँखें नहीं है जो इस हिंदुज़्म के, जो इस इंडियन सिविलाइजेशन के अच्छे से अच्छे डिस्कवरी को देख पाए। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग आजकल वस्तुओं के प्रोग्रेस को देखते हुए चौंधिया गए हैं, हमारी आँखें चौंधिया गई हैं दैट वेस्टर्न साइंस है, जो वेस्टर्न साइंस ने बनाया है। आई एम नॉट इनहैमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं इन सभी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया। शायद मुझे लगता है कि भगवान ने हम लोगों को, इंडिया को इस प्रकार के मटेरियल वाले जीवन से आगे बढ़ने के लिए हमें रोका है। Progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting onrush of the materialism। इसलिए शायद हम लोग पूरे तेज़ी से हवा के झोंके की तरह हम लोग वस्तुवाद की तरह, वस्तुवाद की ओर हम लोग नहीं जा रहे हैं, और ये हम सबको हमेशा सीखने और समझने की ज़रूरत है। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now। इन सब के बाद कुछ तो बात जरूर है कि आज भी हिंदुत्व जीवित है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन। इसने बेबीलोनियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, सीरिया के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, पर्शियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, इजिप्टियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है। कास्ट लुक अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ देखें, वेयर इज रोम, वेयर इज ग्रीस। आज रोम कहाँ है?
आज ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर दैट इटली ऑफ गिबॉन? क्या आप उस गिबॉन के इटली को आप आज खोज सकते हैं? और रेदर द एंशियंट रोम, क्या उस एंशियंट रोम के बारे में आप जान सकते हैं? फॉर रोम वाज इटली, जो कभी इटली का रोम हुआ करता था। गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाना। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? आज एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है, जो कभी एक बार में बहुत फेमस हुआ करता था। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद तुम भारत आना। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और उसके बाद तुम भारतीय सभ्यता के उस पुराने से पुराने रिकॉर्ड को देखना। एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद तुम अपने चारों तरफ देखना। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, तुम यह कहने पर मजबूर हो जाओगे, यस, हाँ, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, भारत आज भी जीवित है, भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। ट्रू, सत्य है। देयर आर डंग हिप्स, कुछ आपको इस चारों तरफ में आपको कुछ ऐसे चीज़ दिख जाएंगे जो आप उसे थोड़ा सा शर्मा जाए। आपको गोबर के कुछ पार्ट्स दिख सकते हैं, टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बट दे आर रिच ट्रीजर ब्यूरिड अंडर देम। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उसी कचड़े के नीचे हमारा इतिहास, हमारा खजाना छिपा हुआ है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड ऑफ विच हिंदुइज्म सेड बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। और यही कारण है कि हमारा जो हिंदुइज्म है, हमारा जो हिंदुत्व है, वह मटेरियल के डेवलपमेंट से आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि स्पिरिचुअली वह आगे बढ़ा है। स्पिरिचुअल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल का मतलब अध्यात्म होता है, जो सीधा एक इंसान को भगवान से जोड़ने का काम करता है। जब इंसान मेडिटेशन करता है तो वह एक ऐसे अलौकिक शक्ति के बारे में जानता है, एक अलौकिक शक्ति से जुड़ता है, और उसे एक खास होने का फीलिंग्स होता है। तो हमारा जो हिंदुइज्म है वह स्पिरिचुअल लाइन पर विश्वास करता है, वह मटेरियल पर विश्वास नहीं करता है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, यह पूरी तरीक़ा से हमारे चाहतों पर डिपेंड नहीं करता है। हमारे किसी चीज़ के प्रति हम लोग काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाएंगे उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यह हमारे चाहतों को रोकने पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने चाहतों पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम अपने आप के आत्म त्याग को बढ़ा सकते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस, कहने में कोई हिचक नहीं है। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वह यूरोपियंस के लिए बिल्कुल अच्छा है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडियोवर टू कॉपी इट। लेकिन यह हमारे लिए बर्बादी का कारण हो सकता है यदि हम लोग इसको कॉपी करें। दिस is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको हम लोग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट ऑल्सो मीन द इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव द पार्ट विथ वाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और मैं यूरोपियन से भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी यदि कोई चीज़ें ज़रूरी लगे तो वो भी दूसरे के सभ्यता को एडॉप्ट कर सकते हैं। The incessant search for material comforts and their multiplication in such an able, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook. इतने सारे सर्च, इतने सारे खोज के बाद, मटेरियल कंफर्ट के बाद, जैसे कि हम अपने आराम के लिए अनेकों प्रकार के मटेरियल वाले वस्तुओं को डिस्कवर करते जाते हैं, लेकिन मैं एक यूरोपियन से एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उन्हें अपने सभ्यता को, अपने जीने के शैली को बदलना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, यदि वे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, यदि इस बात से वे अवेयर नहीं होंगे, तो एक दिन वह वस्तुओं के गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो, बट आई नो
that for India to run after golden fleece is to court certain death. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इंडिया एक बार भी इस जाल में आगे बढ़ता है तो उसे जल्दी से उसमें निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होगा. Let us engrave on our heart that motto of western philosopher. हमें उस वेस्टर्न फिलोसोफर के मोटो को समझना चाहिए और अपने दिल में रखना चाहिए. प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. सदा जीवन, उच्च विचार. टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग. आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाई लिविंग नहीं है. एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर मासेस. और हम लोग जो कुछ ही हैं जो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं. रन द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग. लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है. यदि हम अपने हाई लिविंग, यदि हम उच्च जीवन जिएंगे तो हमारा जो सोच होगा, हमारा जो विचार होगा, उसको मिस कर देंगे. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म. यदि वास्तव में सिविलाइजेशन को बताया जाए, कंसिस्ट नॉट इन अ मल्टीप्लिकेशन. यह अनेक चीज़ों का जुड़ाव नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. यह हमारे चाहतों पर रोक लगाने वाला एक पद है. दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट. सिविलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे अंदर के संतुष्टि को आगे बढ़ाता है, हमारे अंदर के वास्तविक खुशियों को आगे बढ़ाता है, हमारे कार्य करने की क्षमता को बताता है. अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी. कुछ हमारे जीवन में शांति, एकता और कंफर्ट, आराम जरूरी है. बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस. लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो यह बाधा हो जाता है. यह हेल्प के बजाय बाधा का काम करता है. Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to delusion and snare. इसलिए यदि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हैं तो वह एक न एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएंगे. वह एक जाल की तरह हैं और वे हमेशा बर्बाद करने का प्रयास करेंगे. The satisfaction of one's physical need, even the intellectual needs of the one's narrow self must meet a certain point of a death. यदि हम लोग आज नहीं सुधरे तो इसका अंत हमारे मौत तक होगा, क्योंकि यह चाहतों को पूरा कभी नहीं किया जा सकता है. Before it degenerates into physical intellectual voluptuousness. और यह हमें आगे विलासिता की ओर, आगे और अनेकों प्रकार की खुशियों के आगे बढ़ाता जाएगा. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity on which all his energy should be concentrated. इसलिए ये इंसान को फिजिकली छोड़ करके अपने चारों तरफ देखना चाहिए, अपने चारों तरफ के बाधाओं को देखना चाहिए और उसके बाद अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करके अपने अंदर के मानवता को जगाना चाहिए. ये महात्मा गांधी जी कहते हैं. और इस तरीक़ा से इस चैप्टर का अंत हुआ. यदि हमसे कुछ भूल रह गई हो उसके लिए माफ़ी, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछें. और ना भूलिएगा, अगला वीडियो हम लोगों का इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा. और तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.